कि मोदी की राजनीति दहशत और झूठ के बल से चलती है। क्या आप बुलडोजर से डर जाएंगे? क्या आप बुलडोजर से डर करके चुनाव में वोट करेंगे? क्लैरिफाई कर लें या समझ लें पूरी तरह से कि नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति झूठ और दहशत पे टिकी हुई है। क्या आप उनके बुलडोजर से डर जाएंगे? क्या आप बुलडोजर से डरकर वोट करेंगे? गोधरा कांड होता है जिसमें 59 कार सेवक मारे जाते हैं, 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया जाता है, गुजरात लाशों से पट जाता है। अपने चहेतों से, रामदेव जैसे, रविशंकर जैसे लोगों से कहलवाते थे, तो वो 5 लाख करोड़ का घोटाला करने के लिए 2000 का नोट लॉन्च किया गया। कोई नोट बंद तो छोड़ दीजिए, बंद क्या किया गया? बंद, मैं कह रहा हूं कि पूरे भारत में जितने घोटाले, जितने लूट नहीं हुए होंगे, उससे कई गुना ज्यादा मोदीज लेकर भाग गए हैं। उन मोदीज को पकड़ के लाइए, जेल में डालिए। आपको डराया जा रहा है मुख्तार अंसारी से, और न जाने कितने मोदी देश का न जाने कितना धन लेकर के पार हो गए। तो इसी तरह से भारत को अकेला छोड़ देंगे मरने के लिए। आपने भी देखा है, नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, भारत पे पनौती, यानी नरेंद्र मोदी खुद एक पनौती बनकर के भारत पे प्रधानमंत्री बन के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस हथकंडे और हथियार का इस्तेमाल करके सत्ता में काबिज हुई है, उसी हथकंडे और हथियार से खुद नष्ट हो जाएगी। जनता पार्टी को सोचनी चाहिए। वैसे काली टोपी लाल खाकी पैंट वाले तो नहीं सोचेंगे। क्या आप दहशत और झूठ से प्रभावित होकर वोट करेंगे? 7वें चरण के लोगों से मेरा सवाल है। अगर नहीं तो आपको किसको वोट करना है आप समझ सकते हैं। क्या आप बुलडोजर से डर जाएंगे? क्या आप बुलडोजर से डर करके चुनाव में वोट करेंगे? क्या आप झूठ को सच मान करके वोट करेंगे? यह आपसे सवाल है, और इस सवाल को आप उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस 7वें चरण में वोट करने वाले हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो वोट देने से पहले इस बात को क्लैरिफाई कर लें या समझ लें पूरी तरह से कि नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति झूठ और दहशत पे टिकी हुई है। तो क्या आप उनके दहशत से डर जाएंगे? क्या आप उनके बुलडोजर से डर जाएंगे? क्या आप बुलडोजर से डरकर वोट करेंगे? यह आपको तय करना है। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और मैं उसको प्रमाण के साथ आपके सामने आज रखूंगा। मोदी की राजनीति, बहुत सी चीजें और भी आपके सामने रखनी है, जैसे यूक्रेन के बारे में हम आज बात करेंगे, जो चल रहा है युद्ध, उसके बारे में, उसकी विभीषिका के बारे में भी आपसे बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ अभी 7वें चरण के वोटरों को से कुछ कहना चाहता हूं। मेरे दोस्त, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये एक श्लोक का एक भाग है। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती। मैंने क्यों कहा कि दहशत और झूठ की राजनीति नरेंद्र मोदी करते हैं? सुनिए, 7 अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनकर के गुजरात गए थे। दहशत थी वहां दहशत थी। भूकंप आया हुआ था और पूरा भुज तबाह हो गया था, पूरा गुजरात हिला हुआ था। दहशत थी। उस दहशत में नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया था। क्या करने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं था। रिवाइव करना था, हार्ड वर्क करना था, काम करना था, फिर से गुजरात को खड़ा करना था।
कितना किए ये तो छोड़ दीजिए, लेकिन दहशत, मैंने कहा कि दहशत के अंदर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनाए गए। 7 अक्टूबर 2001, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ध्यान दीजिएगा, 4 और 1 5 महीने में वो क्या कर पाए होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोई क्या कर पाएगा, उनका दोष नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो इसके लिए दोषी हैं कि उस समय वो बहुत कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन दहशत का खेल वहीं से शुरू हो गया। मैंने क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी दहशत की राजनीति करना उनका सगल है। तो दहशत, मैंने कहा ठीक 5 महीने बाद गोधरा कांड होता है मेरे दोस्तों। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर में 7 अक्टूबर को बने थे तो अक्टूबर भी मान लो, यानी 5 महीने बाद गोधरा कांड होता है 27 फरवरी को। थोड़ा और 27 फरवरी भी ले लोगे तो 6 महीना हो गया। 6 महीने, मैं ऐसा ही कहता हूं हमेशा। तो 6 महीने बाद गोधरा कांड होता है जिसमें 59 कार सेवक मारे जाते हैं। 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया जाता है। दहशत, आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? चलिए, यहां इस सवाल का क्यों हुआ और कैसे हुआ एक प्रश्न चिन्ह लगा करके छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों, 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड होता है। उसके बाद पूरे गुजरात में दंगा हो जाता है, कई हजार लोग मारे जाते हैं और गुजरात लाशों से पट जाता है। दहशत की राजनीति। और आश्चर्य ये नहीं है, आश्चर्य की बात क्या है कि 27 फरवरी को गोधरा कांड होता है और ठीक 6 महीने बाद, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में चुनाव होता है वहां 2002 में। तो क्या ये जो हुआ वो चुनाव के लिए हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह है। सवाल आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। हुआ क्या ये संयोग था या प्रयोग? चलिए, नमस्ते ट्रंप हो गया। एक बहुत ही गलत मैसेज पूरे विश्व में गया। हमारी भारत की बदनामी हुई और यह समझिए कि इसकी कीमत, नमस्ते ट्रंप की कीमत पूरे देश को कोरोना से चुकाना पड़ा, अपनी जान दे करके। और कूटनीतिक तरीके से हम पूरी दुनिया में नंगे हो गए। भारत पूरी दुनिया में नंगा हुआ, लोगों को अंगुली उठाने का अवसर मिला। क्यों? फिर आप कैसे किसी पर उंगली उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई वो हमारे देश की राजनीति में दखल ना दे, जबकि आपका प्रधानमंत्री डायरेक्ट जाकर के, डायरेक्ट बुला करके और प्रचार करता है, नमस्ते ट्रंप करवाता है और एक बार फिर नमस्ते ट्रंप की सरकार का नारा लगाता है। कैसे? सोचिए। और यही अंत नहीं हुआ मेरे दोस्त। इतने से ही नरेंद्र मोदी का पेट नहीं भरा। नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप करने के बाद भी 1 महीना और आराम से कोरोना को फैलने दिया। आपसे ताली बजवाया, थाली बजवाया, मजा लेते रहे, आपका मजाक उड़ाते रहे, देश का मजाक बनाते रहे। बनाते 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 जब कोरोना पूरी तरह से देश में छा गया, उनके अनुसार छा गया, तो 24 मार्च को अनप्लैंड, अनवांटेड तरीके से लॉकडाउन लगा दिया पूरे देश में। उसके बाद, और ये 24 मार्च क्यों? वहां भी एक सवाल है।
मेरे दोस्त 24 मार्च क्यों? उससे पहले भी लगाया जा सकता था। अरे 31 जनवरी को कोरोना जब दस्तक दे चुका था तो उसके बाद ही पूरे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को सील करना चाहिए था, आइसोलेट करना चाहिए, नहीं किया गया। कभी कोई सवाल नहीं, कभी कोई जवाब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। और 24 मार्च को क्यों? 23 मार्च तक मध्य प्रदेश के एमएलएस को लेकर के, विधायकों को लेकर जो चुने हुए थे, उनको हाईजैक करके फ्लाइट में घुमा रहे थे सरकार बनाने के लिए, और अंत में वहां की चुनी हुई सरकार गिराकर जब सरकार बना लिए उसके बाद 24 मार्च को लॉकडाउन करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? लोग सड़कों पर, रेलवे में, ट्रेन के नीचे, बस के नीचे, साइकिल से, न जाने किस किस तरीके से मरते हैं। टेरर की राजनीति। थोड़ा और आगे बढ़िए मेरे दोस्त। हर चीज नरेंद्र मोदी का एक एक कदम राजनीति से प्रेरित होता है और झूठ से भरा हुआ होता है। दहशत की राजनीति। 15 जून 2020 को मोदी ने, क्या हुआ? गलवान घाटी में जिस जगह पे कभी गलवान घाटी में कभी झड़प नहीं हुई थी, कभी क्लासेस नहीं हुआ था भारत और चीन के बीच, वहां होता है क्योंकि वहां बिहार रेजिमेंट तैनात होता है। ये सब संजोग कह सकते हैं आप। अब ये संजोग है या प्रयोग, ये तो आपको सोचना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो बिहार रेजिमेंट पर हमला होता है और हमारे 20 जवान मारे जाते हैं। और जानते हैं, ये 15 जून 2020 को गलवान घाटी का हमला होता है और 4 महीने बाद अक्टूबर में बिहार में चुनाव होता है। कैसा ये सब होता है यार? इतनी कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? उसका भी फायदा उठाते हैं नरेंद्र मोदी। वहां भी सैनिकों के नाम पे वोट मांगते हैं। कैसे? मतलब ये सारी घटनाएं कैसे? और इस समय तो नरेंद्र मोदी ही इज द वेल इक्विप्ड थे, यानी पेगासस स्पाईवेयर उनके हाथ में था। एक एक गतिविधियां उनको पता थी, देश में जो भी हो रहा था। क्यों होता है? क्या उसे डायरेक्ट कर रहे थे नरेंद्र मोदी? इसलिए समय चुनाव के पहले, मतलब 5 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले ये घटनाएं होती हैं। यहां भी छोड़ देते हैं, ठीक है, आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आप जानिए, आपको वोट देना है 7वें चरण में, और मैं ये बात उन लोगों को बता रहा हूं जो 7वें चरण में वोट देने वाले हैं, यानी हमारे क्षेत्र वाले, यानी जौनपुर, बनारस वगैरह वगैरह वाले। सोचिएगा जरूर, अगर सोच सकते हैं तो। यहां अगर खाली हो चुका है, भक्ति में इतने लीन हो चुके हैं कि आपकी सोचने की शक्ति चली गई है, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सोचिएगा जरूर। किसान बिल भी उसी बीच में लाते हैं, इन कोरोना पीरियड में ही किसान बिल लाते हैं। किसान बेचारे आते हैं, बैठते हैं, और उन पर भी टेरर ढाया जाता है, उन पर जुल्म ढाया जाता है, पानी की बौछार की जाती है, ठंडी के मौसम में लाठियां मारी जाती, पता नहीं क्या क्या अत्याचार किया जाता है। और 700 किसान शहीद हो जाते हैं। उनको शहीद नहीं माना जाता, उनको इंसान नहीं माना जाता, उनको श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी जाती संसद में। और बाद में जब चुनाव आता है उत्तर प्रदेश का, तो नरेंद्र मोदी ये कह करके कि हम समझा नहीं पाए, इसके लिए देश हित में हम इस बिल को वापस ले रहे हैं, ये ड्रामा करते हैं। बिल तो लागू हो चुका है, वो कभी और मैं बताऊंगा, मुझे मालूम है, सब बता दूंगा, लेकिन कभी और। तो बिल वापस लेने का ड्रामा करते हैं। अदर वे, इन द अदर गेट, बिल लागू हो चुका है। प्राइवेटाइजेशन इटसेल्फ इज द प्लान बी टू इंटीमेट, मतलब इनिशिएट और इंप्लीमेंट ऑफ द किसान बिल। ये प्लान बी था उनका।
तो प्लान ए को वापस ले लेते हैं, वापस लेने का ड्रामा करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं और उसे अदर गेट से लागू कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 6 अक्टूबर 2020 मोदी ने अपने लिए 8,000 करोड़ का विमान खरीदते हैं, तब जब भारत की हालत पतली थी। भारत में न जाने कितने लोग कोरोना से मर चुके थे। 22,000 करोड़ लगा करके सेंट्रल विस्टा बनाते हैं। अब आप समझ सकते हैं इन सब चीजों को क्या बताऊं। झूठ और दहशत। 4 अप्रैल 2021 को नरेंद्र मोदी ने बीजापुर बीजापुर जानते हैं, फिर बंगाल का चुनाव आता है। बंगाल के चुनाव के समय भी मैं कह रहा था मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी ने कोई घटना नहीं करवा पाए हैं, कोई घटना नहीं हुई है, नहीं करवा पाए हैं, कुछ न कुछ होगा। बीच में चलते चुनाव में बस्तर में नक्सलियों का हमला होता है, हमारे 22 जवान मारे जाते हैं। कोशिश इनकी यही होती है कि उन जवानों पर के नाम पर वोट मांगे, लेकिन लोग पहले से ही बोलना शुरू कर दिए रहते हैं, इसलिए बंगाल पे कोई असर नहीं होता। क्योंकि बंगाल में या उसके पहले पूरे देश में यह बात सोशल मीडिया के जरिए फैल रही थी कि नरेंद्र मोदी कोई ना कोई आतंकवादी घटना करवाएंगे, इसलिए उसका नाम भी नहीं लेते, चुप रहते हैं, इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं। तो दोस्तों अब थोड़ा इस बात को यही छोड़ देते हैं। ये सारी घटनाएं मैंने इसलिए बताया कि दहशत और झूठ की राजनीति करने में माहिर हैं नरेंद्र मोदी। दहशत और झूठ की राजनीति करने में माहिर है नरेंद्र मोदी, और आपको वोट देना है। आप थोड़ा सावधान रहिएगा दोस्तों। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को जो आपको बताना था मेरे दोस्त। 7वें चरण के चुनाव के लिए मैं समझता हूं आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने के लिए इतनी लैगिंग्स काफी है, इतनी बातें समझ लेना काफी है। अगर इतने से भी बात समझ ना आए तो मैं क्या कर सकता हूं, चुनाव की बात छोड़ता हूं। अब यूक्रेन में फंसे भारतीयों के बारे में बात करता हूं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की हालत जो है वो आप देख रहे हैं। सरकार एडवाइजरी जारी नहीं करती। सरकार के पास पेगासस है, पूरी दुनिया की खबर रखते हैं, लेकिन सरकार एडवाइजरी जारी नहीं करती। युद्ध के बीच हमारे छात्र फंस जाते हैं और बाद में उन्हें निकालने का ड्रामा अब चल रहा है। निकाले भी जा रहे हैं, मर भी रहे हैं बेचारे हमारे छात्र, और पानी के लिए भी तरस रहे हैं। न जाने कौन कौन सी विपदाओं से घिरे हैं, उन्हें भी नहीं लगता कि वो जिंदा वापस आ पाएंगे या नहीं। लेकिन ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी का दहशत और झूठ का खेल जारी है। जो बच के आ रहे हैं बेचारे अपनी किस्मत से कह सकते हैं, उनके नाम पर भी वोट मांगा जा रहा है। अब सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है यार। और ऐसे आदमी को आप वोट दोगे, आपका हाथ आगे बढ़ेगा वोट देने के लिए? खैर ये तो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं ये सारी बातें मेरे दोस्त। लोगों को डराया जाता है। मुख्तार अंसारी जो जेल में बंद है, मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के नाम का दहशत फैलाया जाता है, बुलडोजर दिखाया जाता है, दहशत की राजनीति। मेरे दोस्त, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, और मैं समझता हूं भारत में अदर देन जितने भी घोटाले हुए हैं भारत में, जितने भी घोटाले हुए हैं, उन घोटालों से कई गुना ज्यादा तो अकेले मोदीज लेकर भारत से चंपत हो गए हैं। मोदीज की बात कर रहा हूं।
अकेले मोदीज, मतलब सिर्फ एक मोदी नहीं, कई मोदीज भारत से लूटकर भाग गए हैं। और दहशत किसका दिखाते हैं? जो जेल में बंद है, मुख्तार अंसारी। अरे दम है जो देश का, अब मैं कह रहा हूं कि पूरे भारत में जितने घोटाले, जितने लूट नहीं हुए होंगे, उससे कई गुना ज्यादा मोदीज लेकर भाग गए हैं। उन मोदीज को पकड़ के लाइए, जेल में डालिए, डाल के दिखाइए। उनको पकड़ेंगे नहीं, उनको तो वहां बसा दिए, उनको तो लेकर भागने के लिए ही तो प्रमोट किए। जो काला धन विदेशों में है उसको डिवाइड करके और उनको एडजस्ट करने के लिए ही तो भेजे। दहशत और झूठ की राजनीति। आपको डराया जा रहा है मुख्तार अंसारी से, और न जाने कितने मोदी देश का न जाने कितना धन लेकर के पार हो गए। मोदी जी इस पर बात नहीं करते। मोदी जी किसी को नहीं डराते। भाई मेहुल, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, मोदी एंड मोदी वगैरह वगैरह, इनके नाम पे भी डराया करो ना, इनके नाम भी लिया करो जिनसे जो न जाने कितने घोटाले करके भाग गए। मतलब ये तो हम समझते हैं कि अगर 1000 अतीक और 1000 मुख्तार अंसारी मिलकर भी नहीं कर पाते, और किए हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लेते। दहशत की राजनीति। आपको डराते हैं किससे? बुलडोजर से। कहां चलाएंगे? अतीक अहमद पे और मुख्तार अंसारी पे। अरे भाई वो तो जेल में बंद है, चढ़ा दो, बुलडोजर चढ़ाओ, फांसी दे दो। लेकिन मोदी इसका नाम भी तो लो, जो लूट करके देश को भाग गए, और उससे कई गुना, सैकड़ों गुना ज्यादा उसकी बात नहीं करते। आप में विवेक नहीं है, आप नहीं देखते। नरेंद्र मोदी परिवारवाद का नारा देते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी का परिवार अडानी अंबानी है। अब उनका तो कोई परिवार है नहीं, तो वो अडानी अंबानी उनके परिवार हैं, वो परिवारवाद नहीं है। आउट ऑफ द वे जाकर के फायदा पहुंचाते हैं। कोई नॉलेज नहीं होता उसे, राफेल में घोटाला करके उसको पैसा देते हैं। वो आउट ऑफ द वे जाकर के 3000 किलोग्राम पता नहीं पकड़ा जाता है ड्रग्स अडानी के पोर्ट में, उसका नाम नहीं लेते। अब ये 3000 किलो रखने वाला अडानी, वो बड़ा क्रिमिनल है कि मुख्तार अंसारी? आप बताओ। आपको मुख्तार अंसारी से डराया जाएगा, आपको अडानी से नहीं डराया जाएगा। वो तो कहा जाएगा कि अडानी मसीहा है। चलिए वो कहानी कभी और बताएंगे। मेरे दोस्त, आज गोदी मीडिया यूक्रेन को दोषी ठहरा रही है। इसके बारे में भी सुन लीजिए। आज गोदी मीडिया यूक्रेन को दोषी ठहरा रही है, कटघरे में खड़ा कर रही है और पुतिन को हीरो बता रही है। लेकिन इस गोदी मीडिया को यह पता नहीं है कि भारत भी यूक्रेन की राह पे ही चल रहा है, और भारत के साथ भी वही होगा जो यूक्रेन के साथ आज हो रहा है। और आज यूक्रेन के साथ कोई नहीं खड़ा है, कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, कोई लड़ने के लिए आगे नहीं, कल भारत के साथ भी नहीं आएगा। यह नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का कमाल है, यानी कूटनीति का कमाल है। कोई नहीं आगे आएगा। इसी तरह से मारे जाएंगे हमारे भारतवासी, इसी तरह से बम गिरेंगे, इसी तरह से लड़ाई होगी, हमारे ऊपर लड़ाई थोपी जाएगी। हम कितना लड़ेंगे, कितना रिटेलिएशन करेंगे, कितना हम में क्षमता है, हम अकेले ही लड़ना पड़ेगा। इसी यूक्रेन की तरह। इस पर कोई बात नहीं होती। इस पर उस समय बात होगी जब यूक्रेन की तरह कोई न कोई हम पे हमला करेगा नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते, और होने वाला है, वो होगा।
मैंने पहले भी एक दिन पहले यह बात बताया था कि अगर भेड़ियों के सामने अगर कुछ उनके खाने के लिए डाल दो और जब भी उससे छीनने की कोशिश करोगे वो आप पर टूट पड़ेगा। वही हाल है पूंजीपतियों का, पूंजीवादियों का। जब पूंजीवादी देश, पूंजीवादी दुनिया के पूंजीपति, दुनिया के पूंजीवादी देश, दुनिया के पूंजीवादी लोग, पूंजीपति अगर भारत में इंटरेस्ट लेकर के पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, जैसे यूक्रेन में लगाए थे, जब उनका हित नहीं बनेगा तो इसी तरह से भारत को अकेला छोड़ देंगे मरने के लिए। हम जिंदा रहेंगे तो अपनी ताकत पे, हमारी सेना के बल पे। लेकिन मोदी की राजनीति और मोदी की कूटनीति तो इस देश को उसी तरफ ले जा रही है। तो बहुत जल्द वो भी दिन आएगा। गोदी मीडिया तब क्या बोलेगी मैं नहीं जानता। आज तो झूठ प्रशंसा में लगे हुए हैं, लेकिन उस समय क्या बोलेंगे पता नहीं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं मेरे दोस्त। मैंने पहले ही बता चुका हूं मेरे दोस्त कि पहले 4 चरणों में फैसला हो चुका था किसकी सरकार बनेगी। अदर देन बीजेपी की सरकार नहीं बननी है। जिसकी बनेगी आप देख लो। वोट देने के लिए आपको मेरे दोस्तों, वोट देने के लिए 2 विकल्प हैं। आपको वोट किसी भी कीमत पे बीजेपी और मायावती को नहीं देना है, बहन मायावती को नहीं देना है। इसके अलावा जो भी आपके सामने आए उसको वोट दे सकते हैं, क्योंकि फाइनली ये मायावती बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। हो सकता है विलय भी कर जाएं, याद रखना। तो 7वें चरण के चुनाव के लिए मैंने आपसे प्रार्थना कर ली। 2 दिन बाद चुनाव है, 7 तारीख को। आज 4 तारीख है, 5, 6, 7 तारीख को चुनाव है। आप मेरे दोस्तों याद रखना इस बात को। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, आपने भी देखा है नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं भारत पे पनौती, यानी नरेंद्र मोदी खुद एक पनौती बनकर के भारत पे प्रधानमंत्री बन के आए हैं। ये मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने यही बात खुद कही थी दिल्ली के चुनाव में। ये उन्होंने कहा था कि हमारी किस्मत से अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे हैं तो किस्मत वालों को चुनना चाहिए, बदकिस्मत वालों को क्यों चुनोगे। अब अगर नरेंद्र मोदी के नाते, नरेंद्र मोदी की बदकिस्मती से, नरेंद्र मोदी के पनौतीपन से, उनकी ही बात का जवाब दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, पनौतीपन से अगर देश एक न एक मुसीबतों से घिरता जा रहा है, गिर रहा है, लोग मर रहे हैं। अब यहां भी लोग मर रहे हैं, मरेंगे, तकलीफें उठा रहे हैं। वो बेचारे जो वहां पढ़ने गए हैं उनको नकारा कहा जा रहा है। पढ़ने इसलिए गए हैं क्योंकि यहां व्यवस्था नहीं है, अपनी गलती तो मान नहीं रहे हैं। उल्टा उन्हें, और वही हुआ जैसे 44 सैनिकों को मरवाकर एक अभिमन्यु को बचा करके विश्व विजय का डंका पीटा, उसी तरह से आज आपसे वोट मांगा जा रहा है कि देखिए हमारे नरेंद्र मोदी सबको बचा के ला रहे हैं। मरने के लिए भेजा भी तो नरेंद्र मोदी नहीं था, यह भी तो समझिए मेरे दोस्त। मरने जाने के लिए वहां मजबूर किसने किया। तो जब से आए हैं नरेंद्र मोदी, भारत एक भी त्योहार खुशी खुशी नहीं मना सका है। तो यह तो साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी पनौती है। तो आप नरेंद्र मोदी को खुद यह स्वीकार करना चाहिए और उनको यह निर्णय लेना चाहिए कि वो फिर छोड़ दें। क्यों मतलब जबरदस्ती बैठे हुए हैं सर पे। अगर छोड़ दें तो देश शायद उभर जाए। अगर एक शब्द में कहें कि इस देश को बचाने का एक ही तरीका है, एक ही आदमी इस देश को बचा सकता है और वो है नरेंद्र मोदी। तो कैसे?
इस्तीफा देते, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो मार्गदर्शक मंडल में तो जाएंगे नहीं, वो अपनी व्यवस्था अभी भी करने में लगे हुए हैं, खुद को राष्ट्रपति बना करके आजीवन राष्ट्रपति घोषित करवा के वगैरह वगैरह। इन पर कभी और बात करेंगे, पहले भी बात कर चुके हैं, बता चुके हैं कि उनकी योजना क्या है। तो यह तो तय है कि नरेंद्र मोदी मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाएंगे, वो आपके सर पे बैठे रहेंगे पनौती बन के, इसी तरह से किसी न किसी पोस्ट पे। अगर प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति, सारा पावर राष्ट्रपति को ट्रांसफर कर देंगे। पहली भी बता चुका हूं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके नेताओं को भी ये समझना चाहिए कि क्या देश से बड़े हैं मोदी? क्या मोदी के हितों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के हितों को अनदेखी कर देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के पद पर देखना चाहते हैं? पुतिन और शी जिनपिंग की तरह आजीवन राष्ट्रपति देखना चाहते हैं? क्या उन्हें उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजने का इरादा नहीं है? क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये वो तय करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, जिस कहते हैं कि जो आदमी रिवॉल्वर रखता है, यानी जो आदमी जो हथियार रखता है उसी हथियार से मारा भी जाता है। भारतीय जनता पार्टी जिस हथकंडे और हथियार का इस्तेमाल करके सत्ता में काबिज हुई है, उसी हथकंडे और हथियार से खुद नष्ट हो जाएगी। यानी नरेंद्र मोदी अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री की कुर्सी और केंद्र में राज्य स्थापित करने तक ले आए हैं, तो नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी के पतन का कारण बनेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी को सोचनी चाहिए। वैसे काली टोपी लाल खाकी पैंट वाले तो नहीं सोचेंगे। और फिर आते हैं मेरे दोस्त बुलडोजर की बात, मतलब वो दहशत की बात। तो नरेंद्र मोदी दहशत के पर्याय हैं। दहशत और झूठ, यही दो हथकंडे हैं उनके पास राजनीति करने के लिए। कैसे? देखिए, बुलडोजर दहशत, ईडी दहशत, ईसी इलेक्शन कमीशन दहशत, सीबीआई दहशत, गोदी मीडिया तो अपने आप में भी एक डेविल बन चुका है, यानी दहशत का पर्याय खुद बन चुका है नरेंद्र मोदी के लिए। सोचिए, दहशत की राजनीति। अब आप समझ गए होंगे। आज मोदी रोड शो कर रहे थे बनारस में। बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ करके 15 मिनट तक एक जगह खड़ा रहना पड़ा, एक पुल पर। इतने में नरेंद्र मोदी को खतरा हो गया। लेकिन बनारस में रोड शो करते समय कोई खतरा नहीं। यह है दोहरा चेहरा, यह है कुत्सित राजनीति नरेंद्र मोदी की। अगर खतरा होता तो वहां भी होता, लेकिन झूठ और दहशत की राजनीति, इमोशनल ड्रामा, ब्लैकमेलिंग, पता नहीं क्या क्या। खैर, अब उसे क्या कहोगे आप खुद समझ सकते हो। मुझे उसमें बताने की क्या जरूरत है। मेरे दोस्त, आज के रोड शो में आपने मोदी को देखा। आज वो रोड शो कर रहे हैं उस स्थिति में जब हमारे जवान, हमारे विद्यार्थी यूक्रेन में कई दिन आज नवा दिन युद्ध का है, और आज भी न जाने हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। 3 से 4 किलोमीटर चल करके वो पानी की व्यवस्था करने के लिए 3-4 किलोमीटर उन्हें चलना पड़ रहा है। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं चुनाव में, क्योंकि वो उनके लिए बहुत जरूरी और पहला काम है। मेरे दोस्तों, मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने सवाल, अगर आप हमसे अभी जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हुए हैं, आप अपने सवाल मेरे सामने रखिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो जानिए और पूछिए। मैं उन सवालों का दोस्तों जवाब दूंगा। और मैं आपको अब देख रहा हूं, इस समय तक मैं बहुत से दोस्तों ने अपनी अपनी बातें लिखी है। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और मैं गुजारिश करूंगा कि अब आप अपने सवाल अगर कर रहे हैं तो कीजिए। नीम शेरवानी जी कुछ लिखते हैं, अजीत कुमार सिंह दिमाग पैदल वगैरह वगैरह, आरएसएस का क्या रोल है। बसंत कुमार लिखते हैं कि आरएसएस का क्या रोल है। अरे सारी खुराफात तो उसी जो है काली टोपी और खाकी पैंट की है, आजादी से लेकर अब तक। मेरे दोस्त, उनका रोल नहीं, वो पूरे के पूरे ही वही हैं। शागिर खान लिखते हैं जय भीम। जमनालाल लिखते हैं, मेरे दोस्त आप लोग बहुत से सवाल लिखे होंगे इसके पहले, अगर मैं उसको स्क्रॉल करके देखने की कोशिश करूंगा तो शायद मुश्किल होगी। अगर आप मुझे अब लिखें तो मैं उसका जवाब दूंगा, स्क्रॉल करना थोड़ा मुश्किल होगा। और तिलक कुमार झा लिखते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, धन्यवाद बंधु। आदर्श, उत्तर प्रदेश में भाजपा का क्या होगा? भाजपा तो गई।